हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझेंगे और एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो आप भी उसी तरह से अपने नोट्स तैयार करिएगा और जितने भी आप नोट्स प्रिपेयर करें उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्ड होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? इस टर्म का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो ज़रूरी है इस पृथ्वी पर लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए, स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए, ताकि स्पीसीज आगे तक बढ़ती रहे और लाइफ सस्टेन होती रहे। इट इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या इंश्योर करती है कि सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का कंटिन्यूएशन होता रहे और वो आगे तक चलती रहे, लाइफ चलती रहे। और सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये टर्म आप याद रखिएगा। ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? प्रोसेस है जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज को इंश्योर करता है ताकि लाइफ जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहे। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसको हमने पॉइंट्स में कैरेक्टराइज कर लिया है। फर्स्ट, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है। सेकेंड, सिमिलर काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू बोथ पेरेंट्स एंड अमंग देमसेल्व्स आर प्रोड्यूस विच आर नोन एज क्लोन्स। इस तरह के प्रोडक्शन में सिमिलर काइंड के इंडिविजुअल्स बनते हैं जो कि आपस में भी सिमिलर होते हैं और पेरेंट्स के भी सिमिलर होते हैं। और ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को जो पेरेंट्स के सिमिलर हो और साथ ही साथ आपस में भी सिमिलर हो, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। इट इज सिंपल एंड फास्ट। ये वाला प्रोसेस सिंपल होता है, आसान होता है और फास्ट होता है। एग्जाम्पल, इन हाइड्रा, न्यू हाइड्रा डेवलप्स फ्रॉम बर्ड्स। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज बर्डिंग। हाइड्रा हमने एक एग्जाम्पल से समझा है। हाइड्रा जो कि एक पानी में रहने वाला एनिमल है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले बर्ड निकलती है। ये मेन बॉडी है हाइड्रा की, उसमें से सबसे पहले बर्ड निकलेगी, बर्ड फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे धीरे वो बर्ड ग्रो करेगी और एक छोटा सा हाइड्रा हमें बनता हुआ दिखेगा। और फिर थोड़े समय बाद क्या होगा? ये हाइड्रा मेन पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये पेरेंट बॉडी है, तो ये हमारा ऑफस्प्रिंग है। ये हमारा जो ऑफस्प्रिंग बना हाइड्रा का वो है। तो ये हमारा एक न्यू इंडिविजुअल बन गया और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? एक बर्ड से। ये बर्ड है और ये मेन पेरेंट है। तो इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बर्डिंग कहते हैं, जिसमें इनिशिएशन बर्ड से होता है। सो बर्डिंग टर्म आपको याद रखना है, ये क्या होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। अगर ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसको एग्जाम्पल हाइड्रा से समझा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब हम सेम टॉपिक को समझते हैं एक अलग एग्जाम्पल से। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है अमीबा का। अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिर्फ एक ही सेल है जो पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। इन अमीबा, सिंगल सेल विच इज अ सिंगल सेल, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिजन। अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने नाम दिया है बाइनरी फिजन। अब इस टर्म का मतलब समझते हैं। बाइनरी मतलब दो एंड फिजन मतलब कि डिवाइड हो जाना, मतलब कि दो में डिवाइड हो जाना। अब इसमें होता क्या है? अमीबा ग्रोज इन साइज। अमीबा साइज में ग्रो करेगी। यहाँ हमने डायग्राम से समझा है। ये है हमारी अमीबा विच इज अ सिंगल सेल। सबसे पहला स्टेप क्या है? ये साइज में ग्रो करेगी। यहाँ पर साइज ग्रो हो गया। फिर सेकेंड, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू। फिर क्या होगा? ये हमारा न्यूक्लियस, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो गए। फिर थर्ड में स्टेप क्या होगा? साइटोप्लाज्म स्टार्ट स्प्लिटिंग एंड डिवाइड इनटू टू। अब क्योंकि हमारा जो अमीबा है वो ग्रो कर चुका है, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है, अब जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा। और हम ये चीज़ पहले समझ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म में थर्ड स्टेप हमारा साइटोप्लाज्म में फिजन स्टार्ट हो जाएगा और ये सेंटर में से डिवाइड होने लगेगा। फाइनली टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। और एंड में आकर के हमारी दो डॉटर सेल्स, जिनको हमने नाम दिया है डॉटर अमीबा, वो हमारी दो बन के तैयार हो जाएंगी। तो एक से दो बन गई, मतलब कि सिंगल था और दो बन गई, इसलिए हमने नाम दिया है बाइनरी। और क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म का फिजन हो रहा है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है बाइनरी फिजन।
अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है टू डॉटर सेल्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डॉटर सेल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, तो इसको मेल या फीमेल से आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। दो डॉटर सेल मतलब कि दो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हो गए हमारे दो ऑफस्प्रिंग, दो डॉटर अमीबा। तो ये हो जाता है बाइनरी फिजन। तो हमने यहाँ पर दो तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ ली, विच आर बडिंग जो हमने हाइड्रा में देखी, और बाइनरी फिजन जो हमने अमीबा में देखी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। इन दिस टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल, हमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी विच आर मेल एंड फीमेल। ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स एज वेल एज अमंग देमसेल्व्स, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो पेरेंट्स और आपस में भी अलग होंगे। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, ये एक मुश्किल और स्लो प्रोसेस है। मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म बोलेंगे, एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट जिसको हम एग या फिर ओवम बोलेंगे। अब हम सबसे पहले समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन, देन टू स्पर्म डक्ट, दो स्पर्म डक्ट जो स्पर्म को कैरी करेंगी, कैरी स्पर्म, देन थर्ड मेल ग्लैंड्स विच इंक्लूड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, सेमिनल फ्लूइड, एंड फोर्थ इज पेनिस। अब हमारा ये चीज़ समझते हैं कि स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड को हम टुगेदर बोलते हैं सीमेन। तो ये हो जाता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्टिस प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स नोन एज स्पर्म, जो टेस्टिस होता है वो मिलियंस में मेल गैमेट बनाते हैं जिनको हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म इज अ सिंगल सेल, स्पर्म एक सिंगल सेल है एंड इज वेरी स्मॉल इन साइज, और एक बहुत छोटा है जो हम आंखों से नहीं देख सकते, इसके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ईच हैज़ अ हेड, हर एक स्पर्म में हेड होता है, मिडल पीस होता है एंड टेल होती है। ये है इसका डायग्राम। हेड होता है, हेड में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये चीज़ हमें पता है। और होता है हेड में एक्रोसोम, एक्रोसोम में होता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। जब ये फर्टिलाइजेशन करता है एग के साथ, तो एग की जो वॉल्स होती हैं उनको हाइड्रोलाइज, उनको गलाने में ये एंजाइम मदद करते हैं, जो कि हमें मिलते हैं एक्रोसोम में, और एक्रोसोम होता है हेड में। फिर आता है मिडल पीस, मिडल पीस हैज माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलती है। एंड देन टेल, टेल होता है टेल होती है मूवमेंट के लिए, ताकि स्पर्म मूव कर सके। तो ये हो जाते हैं इसके अलग अलग पार्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और ईजिली आपको नंबर दिलवा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ओवरीज का पेयर होगा, पेयर मतलब दो ओवरीज प्रेजेंट होंगी, फीमेल गैमेट एग ओवम, और ये ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, फीमेल गैमेट को, जिसको हमने नाम दिया है ओवम या फिर एग। फिर सेकेंड, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, फिर ओविडक्ट्स जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, उसका एक पेयर प्रेजेंट होगा, मतलब ये भी नंबर में दो होंगे। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म अकर्स हियर, यहाँ पर ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर, ओविडक्ट्स में। देन यूट्रस या फिर वॉम्ब जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मतलब बेबी का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, यूट्रस में। अब ओवरीज रिलीज अ सिंगल मैच्योर एग इनटू द ओविडक्ट ईच मंथ अल्टरनेटिवली, मतलब दो ओवरीज प्रेजेंट है तो हर मंथ, ईच मंथ एक ओवरी एक एग रिलीज करेगी, फिर अगले मंथ में दूसरी वाली ओवरी एक एग रिलीज करेगी, कहाँ पर, ओविडक्ट में। मतलब दोनों ओवरीज साथ में एग प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब कि दो ओवरीज प्रेजेंट है तो हर एक ओवरी एक एग रिलीज करेगी एक मंथ में। मतलब अगर एक ओवरी ने एक एग रिलीज कर दिया, हम मान के चल रहे हैं जनवरी से, तो जनवरी में अगर एक ओवरी ने एक एग रिलीज कर दिया तो फरवरी में वो वाली ओवरी रिलीज नहीं करेगी, दूसरी वाली ओवरी एक एग रिलीज करेगी। ऑल्टरनेट का मतलब यही होता है। ओवरीज रिलीज अ सिंगल मैच्योर एग इनटू द ओविडक्ट, कहाँ पर, ओविडक्ट में, ईच मंथ, हर मंथ अल्टरनेटिवली। एग इज अ सिंगल सेल विद ऑल एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स। अब यहाँ पर जो एग है वो भी एक सिंगल सेल है लाइक द स्पर्म, और इस सिंगल सेल में सारे एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एग का रफ डायग्राम बनाया है, सेंटर में होगा न्यूक्लियस, क्योंकि ये भी एक सेल है तो न्यूक्लियस होगा, फिर साइटोप्लाज्म होगा, और इसके हर तरफ बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी हो जाएंगी, और इन लेयर्स को ही डाइजेस्ट करने के लिए स्पर्म में एक्रोसोम प्रेजेंट था, जहाँ पर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स थे।
एन एग मे बी वेरी स्मॉल, एक एग जो होता है वो बहुत छोटा हो सकता है, जैसे कि ह्यूमंस में ये हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और लार्ज, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे हैन में जो हैन का अंडा होता है वो तो हम सब ने देखा ही होता है, जो शेल्ड होता है, तो वो बहुत बड़ा भी हो सकता है एक एग, और एक वो बहुत छोटा भी हो सकता है। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट, और ऑस्ट्रिच जो कि एक बर्ड है, इसका एग सबसे लार्जेस्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बेसिक्स हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, और हमने पॉइंट्स भी बना लिए हैं, तो आप इन सबको नोट जरूर करिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। अब हमने एक टर्म देखा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम नोन एज फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप जो होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में वो क्या होता है? स्पर्म और ओवम का मिलना, उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। During fertilization, the nuclei of sperm and egg fuse to form single nucleus. This results in the formation of fertilized egg or zygote. अब fertilization का मकसद क्या है? हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसी भी इंडिविजुअल को, जो हमें लाइफ प्रोसीड करनी होती है, आगे बढ़ानी होती है, उसके लिए। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका मेन मकसद होता है दो न्यूक्लियाई को एक करना। तो जब फ्यूजन होगा स्पर्म का और एग का, तो इन दोनों की न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होंगी, और यही हमारा मेन पर्पस होता है। और उस फ्यूजन के बाद जो रिजल्ट होता है हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। और जाइगोट टर्म आपको याद रखना है, अब यही टर्म आगे की प्रोसेस में यूज होगा। तो फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट, ये हमारा एग है, ये स्पर्म है, इनका फ्यूजन होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस एक ही मीडियम में आ जाएंगे, और फिर ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये दो ना होकर के एक सिंगल बन जाएगा, और इसी को हमने नाम दिया है जाइगोट। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ या फिर जाइगोट। तो दोनों फ्यूज होंगे, सिंगल न्यूक्लियस बनेगा, हमने नाम दे दिया जाइगोट। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, occurs in many animals including humans, cows, dogs and cats. ऐसा फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्यूजन जो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, उसको हमने नाम दे दिया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब अंदर, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा, और इस तरह का फर्टिलाइजेशन हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है, काऊ में देखने को, डॉग, कैट और ऐसे ही और मैमल्स में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। नाम खुद से बता रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। अब फीमेल बॉडी में नहीं हो रहा है तो कहाँ पर होगा? तो मेनली इन वाटर, वाटर में होगा मेजरली। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। इस तरह का फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं उन एनिमल्स में बहुत कॉमन है, सच एज फिश, फ्रॉग एटसेट्रा। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? इट अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मेनली इन वाटर। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, फ्रॉग एटसेट्रा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी, मेनली इन वाटर। तो ये हो जाता है हमारा फर्टिलाइजेशन और उसके दो टाइप। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड एक फैक्ट आता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्स और स्पर्म्स को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों? ताकि कि उनका फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो सके, पक्का हो सके कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्पर्म या फिर एग तो फर्टिलाइज कर ही जाए। फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम बिकॉज एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर, विंड, रेनफॉल एंड अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन गैमेट्स। तो होता क्या है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जो गैमेट्स होते हैं, एग्स और स्पर्म्स, वो पानी में ही प्रेजेंट होते हैं। अब पानी में प्रेजेंट होने की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उन्हें खा भी सकते हैं, और विंड की वजह से, वाटर के मूवमेंट की वजह से वो इधर उधर भी हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके, उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज नंबर में एग्स और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करा जाता है, ताकि कुछ ना कुछ, मतलब अगर हम 100 एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं पानी के अंदर,
तो उसमें से एटलीस्ट 20 या फिर 30 का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। उनमें से जो 100 के 100 फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है कि 100 एग और 100 स्पर्म्स फर्टिलाइज कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स उनको खा सकते हैं। विंड और वाटर के मूवमेंट की वजह से, अलग अलग सोर्सेज की वजह से वो इधर उधर हो सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके इसलिए गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस के लिए है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसी चीज़ नहीं होती। उसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर में एग या फिर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और मोस्टली सिर्फ एक ही प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हो जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें।